Good morning, students. Welcome to you all in DSS online classes. Today, we are going to start our new topic, limiting reagent. Then, we first to know about limiting reagent. And what you mean by limiting reagent? तो पहले बात यह है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, ठीक है ना। फिर इस पे बेस हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम इसको कुछ ऐसा एग्जांपल लें, जैसे मान लो तुम्हें 1 कप कॉफी बनाना हो, ठीक है ना। तो 1 कप कॉफी अगर आपको बनाना है तो इसके लिए आपके पास कुछ रेसिपी होगा कि भाई कॉफी बनाने के लिए क्या क्या नीड है। जैसे मान लो हमारे पास कॉफी होनी चाहिए, उसके बाद से मिल्क होना चाहिए, आपके पास शुगर होना चाहिए। तो किसकी कितनी क्वांटिटी हो, यानी क्या उसकी रेसिपी होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप कॉफी बना पाएंगे। सपोज करो कि 1 कप कॉफी बनाने के लिए आपके पास जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो है 50 ml और जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो है 50 ग्राम। ध्यान देना, 50 ml मिल्क और 50 ग्राम शुगर आपको नीड है 1 कप कॉफी को बनाने के लिए। अब ध्यान देना, अब आपके घर ऐसे सपोज करो कि आपके यहां 3 गेस्ट आ गए, ठीक है ना, और आप किचन में जा रहे हैं। तो जब आप किचन में जाएंगे तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है इसको चेक करेंगे कि कितना हमारे पास है, उसी के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पे क्या बनेगा, कॉफी बनेगा। आप किचन में गए तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि हमारे पास क्या है, 50 ml मिल्क है और 500 ग्राम शुगर प्रेजेंट है। अब तुम एक बात बताओ कि अगर 50 ml आपके पास मिल्क है और 500 ग्राम शुगर है तो बताइए आप कितने कप कॉफी बना पाएंगे। तो आंसर होगा सर 1 कप। यहां पे ध्यान देना। अब ये बताओ कि अगर हम 1 कप कॉफी बनाएंगे तो क्या होगा। ध्यान देना, जो रिएक्टेंट साइड में है यानी जो आपका रॉ मटेरियल मिल्क है और शुगर है, तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही हमारा 1 कप कॉफी बन के तैयार होगा, ध्यान देना इसकी जो क्वांटिटी होगी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मिल्क हमारे पास पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और शुगर की क्वांटिटी कितनी बच जाएगी, 450 ग्राम। तो ध्यान देना, आपको ध्यान देना 1 कप कॉफी बनाने में ये चीजें आपका होगा कि मिल्क आपका पूरी तरह से कंज्यूम हो गया और आपका शुगर 450 ग्राम बच गया। तो यहां पे ध्यान देना, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें कि मान लो एक रिएक्शन है तो इसमें जो रिएजेंट हमारा अर्लियर कंज्यूम हो जाए यानी कि पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, यानी पहले समाप्त हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। बच्चों ध्यान देना, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि वो लिमिट में होगा, लिमिट क्वांटिटी में होगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमारा हीट कंडीशन है बिफोर द रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन हमारे पास ये क्वांटिटी ऐसी है। और ध्यान देना, यहां पे हम बात करें कि हमारा आफ्टर रिएक्शन। तो एक चीज और समझो, आफ्टर रिएक्शन जो रिएजेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए यानी जिसकी कंसंट्रेशन 0 हो जाए वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। ठीक है ना, एनी डाउट। तो इसको हम अगर डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हो, दोज रिएजेंट विच आर अर्लियर कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पहले पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको हम समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देते हैं। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि A प्लस बी, यानी ए बी से रिएक्ट करके आपका बना लिया C प्लस डी। ध्यान देना, इसके पहले आप स्टोइकोमेट्रिक पढ़े हैं तो स्टोइकोमेट्री में बोला गया था कि ध्यान देना, अगर हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसको हमको बैलेंस करने की नीड होती है। क्यों नीड होती है, बताया गया था वहां पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ध्यान देना, इसको अगर मान लो हम ऐसे एक जो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे हैं, जैसे मान लो 2, 3,
4 5, मान लो हमने ये मान लिया, ठीक है ना। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसमें दे रहा है इफ द मोल ऑफ A is 10 and mole of B is 50, then find the limiting reagent and also calculate the mole of C and mole of D। बच्चों ध्यान देना, मोल को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ध्यान देना। तो मोल ऑफ सी एंड डी आपको इसमें फाइंड करना है और ये बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। सबसे पहले अगर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट का आपसे क्वेश्चन पूछे तो हमें ये जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में जो रिएक्शन दिया है या जो प्रॉब्लम पूछा है वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हमें ये पता करना हो कि ये जो आपसे हम पूछ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करो, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो स्टेप फर्स्ट हमारा यही होना चाहिए कि हमें ये फाइंड करना है कि वेदर दिस रिएक्शन इज लिमिटिंग प्रॉब्लम और नॉट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे। इसके लिए एक चीज हम करते हैं कि ये आप कहोगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट दिया हुआ है, इसके लिए सिंपली से एक बात होता है कि आप करिए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी। ध्यान देना, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इक्वल होगा मोल ऑफ ए एंड मोल ऑफ बी के, तो ये आपका जो ध्यान देना ये जो रिएक्शन होगा ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम नहीं होगा। किस केस में, जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, तो आप सीधे कहेंगे जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी के। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एलआर की प्रॉब्लम होगी, यानी ये मोल आपका लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम होगा। तो चलो इसके लिए हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए कितना है, तो आपका आंसर 2 है। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, तो आपका कह रहे 3 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपका जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है कितना है, 10 है। आप कह रहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, तो आप कह रहे 50 है। तो अब बताओ क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ हो जाएगा आपका ठीक है ना। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी यहाँ पे इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम होगा। तो ध्यान देना, इस बात को ध्यान रखना है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं। अब जो नेक्स्ट हमारा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड अगर करना है तो हम स्टेप 2 अब करेंगे यहाँ पे कि वेदर दिस रिएक्शन इज लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है कि इसमें से कौन लिमिट में होगा और कौन एक्सेस में होगा। तो ध्यान देना, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा काम यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान देना, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है, ध्यान देना, जिसका कम होगा, लोवेस्ट होगा, तो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना। मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका लोवेस्ट होगा वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जैसे अब इसमें चेक करना है तो ध्यान देना, ए के मोल हमें गिवन है, अगर मास भी गिवन होता तो मोल में कन्वर्ट कर लेते, कोई बात नहीं। तो ध्यान देना, ए के अगर मोल हमको गिवन है तो हम कह रहे हैं, अगर यहाँ पे फार्मूला लगा है मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसका अगर हम देखें तो ध्यान देना, मोल ऑफ ए कितने गिवन है हमको, 10, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 5। कितना आया, 5 आया। और नेक्स्ट हम करें कि मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान देना, मोल ऑफ बी कितने दिए हुए, 50। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी कितना है, 3। तो ऐसे करो, 16 3 जा 48, 16 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो अब ये बताओ, हम यहाँ से आसानी से बता सकते हैं ना कि किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कौन सा नंबर ज्यादा है, कौन सा कम है। तो ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ए जो ध्यान देना, ए हमारा लोवेस्ट है और बी हमारा हाईएस्ट है। तो जो लोवेस्ट होगा वो हमारा लिमिटिंग रेजेंट होगा। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ए विल बी लिमिटिंग रेजेंट। तो यहाँ पे हमारा जो लिमिटिंग रेजेंट होगा कौन सा होगा, ए होगा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखिएगा। मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएजेंट साइड का जिसका लोवेस्ट होगा वही लिमिटिंग रेजेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो डेटा है वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल ऑफ एनसी एंड एनबी, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। तो अब ध्यान देना, जब कभी भी हम लिमिटिंग रिएजेंट का केस पढ़ते हैं तो इसमें हम एक बात कहते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 रिएजेंट होने चाहिए एटलीस्ट, तभी हम लिमिटिंग रिएजेंट का केस पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको कंपेयर करना होता है ना, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो एक में कैसे कर पाओगे, स्टोइकियोमेट्री में एक में हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हमको 2 रिएजेंट चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, एक लिमिट में होगा और एक एक्सेस में होगा, तभी वो लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम होगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे आपने कहा ना लिमिटिंग, यहाँ पे हमारे पास एक ही 50 ml आपके पास क्या था, मिल्क था, तो मिल्क ने ही डिसाइड किया कि कितना कॉफी बनेगा। यानी जो लिमिट में होगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास ऑलरेडी ये पता चल चुका है कि हमारा जो Na अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो 5 आई हुई है, ठीक है ना। और चूंकि अब उसका 16 पॉइंट कुछ था तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमको क्या, अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो स्टेप 3 अगर हम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम कहेंगे मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल्स टू आपका हो जाएगा मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। तो ध्यान देना, ये हमारा वैल्यू कितना आ चुका है, 5, ठीक है ना। अपॉन अभी एनसी हमको यही तो निकालना है, तो इसको एक्स मान लेंगे। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी कितना है, 4 है बच्चों। तो ध्यान देना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 5 यानी हो जाएगा 20, यानी कि 20 मोल आपका किसका बन जाएगा, सी का बन जाएगा। उसी तरह सिमिलरली अगर हमको डी का निकालना है तो हम कह देंगे मोल ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल्स टू मोल ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। तो इसका हम लोगों को पता ही है 5 है, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, अब हमको किसका निकालना है, मोल डी का निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी हमारा कितना गिवन है, 5, यहाँ लिख देंगे 5। और हमारा कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, यानी 25 मोल आपका क्या बन गया, डी का मोल, ठीक है ना। तो एलआर कौन होगा, ध्यान देना, आपका लिमिटिंग रिएजेंट ए हो गया, ठीक है ना। ये आपका एक्सेस रिएजेंट हो गया, ठीक। ये कितना बना, तो आपका 20 मोल बना, और ये कितना बनेगा, तो आपका 25 मोल बनेगा। तो इस तरह से ये आपका रहा लिमिटिंग रिएजेंट का केस। इसको अच्छे से पढ़ें, इससे बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें, ठीक है ना। थैंक यू।